एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आज संपन्न कराई गई बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU 202 है और जिसकी पेपर आईडी 8284 है का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप लोग अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तर की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम जो है आज के जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसको एक एक करके देखते हैं और उनके सही उत्तर को जानने का जो हम लोग प्रयास करते हैं, उसके सही उत्तर को हम देते हैं आपको, ताकि आप सही सही उत्तर को जान सकें। तो आज के प्रश्न पत्र में जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था वह है कि भारत में जाति का आधार क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए जन्म, बी धन संपत्ति, सी व्यवसाय और डी पद। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भारत में जाति का आधार जन्म होता है, जन्म के आधार पर ही आपकी जाति निर्धारित हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए जन्म। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा। तो यह सुप्रसिद्ध कथन जो है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन सी DN मजुमदार एवं TN मदान के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, यह कथन किसका है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं हैं। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। ए सार्वभौमिकता, बी एक चेतन प्रक्रिया, सी समाज का विभाजन और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं सामाजिक स्तरीकरण की है, यानी सार्वभौमिकता सभी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। यह एक चेतन प्रक्रिया है, हम लोग जागरूक होकर के लोगों का उच्चता और निम्नता के क्रम में उसको हम लोग स्तर निर्धारित करते हैं और इसमें जो है समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लिंग शब्द का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। ए जीव विज्ञान के क्षेत्र में, बी व्याकरण के क्षेत्र में, सी सामाजिक क्षेत्र में या डी जो है ऑप्शन सभी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सभी में। जीव विज्ञान में भी होता है, व्याकरण में भी होता है और सामाजिक क्षेत्र में भी लिंग शब्द का अर्थ प्रयोग किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे का संचलन है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पी सोरोकिन। ये सोरोकिन का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सहस्राब्दी विकास सम्मेलन मिलेनियम डेवलपमेंट समिट आयोजित किया गया था। तो यह जो सम्मेलन मिलेनियम डेवलपमेंट समिट है वो सन 2000 में आयोजित किया गया था। यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे इसी समिट से संबंधित मिलेनियम डेवलपमेंट जो समिट है उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके संबंध में पूछा गया है कि
प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम शिखर सम्मेलन द्वारा सुझाए गए विकास लक्ष्यों की संख्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 8। 8 विकास लक्ष्य जो है वो सुझाए गए थे इस सम्मेलन में। अगला प्रश्न संख्या 9 जिसमें आपसे पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्यों को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन सी 2030 तक। अगला प्रश्न संख्या 10 जिसमें आपसे पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुए। सतत विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुए, जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2016 में। प्रश्न संख्या 11 पे हम चलते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। अगला प्रश्न संख्या 12 जिसमें आपसे पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 13 जिसमें आपसे पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयास प्रशासन को करना है, यह किसने कहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी LG खेड़ेकर ने। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च तथा निम्न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, यह किसने कहा है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन बी मुरे, यह मुरे का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न संख्या 15 किसने कहा है कि देश के शैक्षिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना आधुनिक भारत की सामान्य जागृति संभव नहीं होती। यह कथन जो है राधा कृष्णन द्वारा कहा गया है, यानी प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 16 जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक कारक है, यह कथन किसका है। तो जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। तो अगला प्रश्न संख्या 17 की ओर हम चलते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि अवसर की समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 जिसमें आपसे पूछा गया है कि सेकुलर शब्द के आविष्कारक थे। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी GK होलियोक। GK होलियोक ने सेकुलर शब्द का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न संख्या 19 इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा महत्वपूर्ण है क्यों। ऑप्शन ए संस्कृति के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी नागरिकता के विकास के लिए, ऑप्शन सी जनतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षा इन तीनों चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, संस्कृति का विकास करने उसकी सुरक्षा करने के लिए भी, नागरिकता के विकास करने के लिए भी और जनतांत्रिक मूल्य या लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए भी। तो ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 को हम देखते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत तत्व नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं
उसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जाति। जाति जो है वो सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत तत्व नहीं है, क्योंकि जाति सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है, उसको बढ़ावा नहीं देती। शिक्षा जो है सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती है, व्यवसाय से भी सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है और फैशन के भी द्वारा भी। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जाति। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही विकल्प है ऑप्शन बी ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न आपसे जो प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान है। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 24, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। 4, 6, 8, 10। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी 6। भारतीय संविधान के द्वारा अब जो हमें भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है उनकी संख्या 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन बाद में एक मूल अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब जो है वर्तमान समय में संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, इसमें हम चलते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी है इसका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। अगर आपको आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इस अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक उपचार को प्राप्त कर सकते हैं न्यायालय के माध्यम से। प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वह है अनुच्छेद 45 ऑप्शन ए। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में उल्लेख है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन आपका जो है वह है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संवर्धित विकास की आवश्यकता है, यानी सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ की जा रही है, जिसमें आपको दिया गया ऑप्शन है भावी पीढ़ी के लिए, ऑप्शन बी वर्तमान पीढ़ी के लिए, ऑप्शन डी सी जो है ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए। जो सतत विकास होता है वो भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी दोनों के लिए
ध्यान में रख के उसकी बात की जाती है। तो अगला प्रश्न संख्या 31 हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न संख्या 32 जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र, धीमी या दोनों तरह की, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया वह तीव्र होती है, फास्ट होती है। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 32 जिसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यालय को सामान्यतः समझा जाता क्या? सामाजिक प्रणाली के एक उप प्रणाली के रूप में, सामाजिक प्रणाली या परिवार का प्रतिनिधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय को हम लोग सामाजिक प्रणाली की एक उप प्रणाली, सब सिस्टम मानते हैं सोशल सिस्टम का। तो प्रश्न संख्या 33 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 34 जिसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपने प्रारंभिक वर्ष का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन होगा आपका डी, विद्यालय में। औपचारिक शिक्षा की बात यहाँ की गई है। अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाती तो हम परिवार में, समुदाय में वहाँ व्यतीत करते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा का अधिकांश समय हम जो विद्यालय में व्यतीत करते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 35 जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का एक अंग नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए मूल्य, ऑप्शन बी तकनीकी, ऑप्शन सी सामूहिकता, ऑप्शन डी भूमिकाएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तकनीकी जो है सामाजिक व्यवस्था का एक अंग नहीं है। मूल्य भी होते हैं, भूमिकाएं भी होती हैं, सामूहिकता भी होती है। तो प्रश्न संख्या 36 की ओर हम चलते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा उत्पन्न करती है ओपन सोसाइटी, डेड सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी या चेंजिंग सोसाइटी। तो जाति प्रथा हमेशा जो है क्लोज सोसाइटी को उत्पन्न करती है, यानी संकुचित समाज को उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न संख्या 37 इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता जो होती है वह सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। विज्ञान सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, भाषा भी सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करती है। दूरदर्शन से होता ही हम नई नई जानकारी वगैरह चाहते हैं और उसके माध्यम से परिवर्तन आता है, विचारों को जानते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से पता चलती है और उसको जान के हम परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, समाज में उसके माध्यम से परिवर्तन आता है। लेकिन रूढ़िवादिता जो है वो सामाजिक परिवर्तन का बाधक कारक है। अगला प्रश्न संख्या 38 जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक आदर्शों के अनुसार कार्य करना चाहिए? तो इसका जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें से सही विकल्प होगा सामान्य सामाजिक उद्देश्य। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 39 में चलते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी धार्मिक विश्वास। तो धार्मिक विश्वास आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें आपसे पूछा गया है कि समुदाय आता है निष्क्रिय अभिकरण में, सक्रिय अभिकरण में, अनौपचारिक अभिकरण में और निरौपचारिक अभिकरण में। ये सामाजिकरण की बात करें कि बालक का जो सामाजिकरण होता है उसमें से ये समुदाय किस एजेंसी के तहत आता है? तो समुदाय जो है वह अनौपचारिक अभिकरण में, इनफॉर्मल एजेंसी में आता है। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और इस प्रकार आपके जो 40 प्रश्न आज इस प्रश्न पत्र में शिक्षा शास्त्र के पूछे गए थे उसके सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिया है। और अब इसके द्वारा आप अपने प्रश्नों को चेक कर लें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और ये वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।